साथियों, और हम लोग देखेंगे आज भूगोल में देखेंगे, भारत का भूगोल में देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और कृषि को। शुरू करते हैं। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ये मिलता है हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो देखिए इसमें जो है ना, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? देखिए इसमें ना खैर की लकड़ी का इस्तेमाल होता है कत्था बनाने में। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में ये पाया जाता है भारत में। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं ये दोनों ही। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो देखिए देवदार के वृक्ष वहाँ पे बड़ी संख्या में मिलते हैं। देवदार वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? देखिए असम में, केरल में और पश्चिम बंगाल में सिनकोना होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ नहीं होता है वो। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ये देखिए ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को। जब ये इसके फूल खिलते हैं ना तो एकदम लाल लाल हो जाता है, ये जंगल में आग की तरह दिखता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो देखिए सागौन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो देखिए फर्न में फूल नहीं होते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यह है देवदार। सबसे ऊंचाई पे पाया जाता है समुद्र तल से, तो यह है देवदार। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो ये महोगनी नहीं है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो देखिए यह है खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष खास करके राजस्थान में बहुत देखने को मिलते हैं। इसके साथ कई लोग अपना रिश्ता भी बना लेते हैं, भाई या बहन बना लेते हैं इसको। लीसा प्राप्त होता है। ये चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। अब सिंचाई एवं नहरों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो ये तो नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना। हम लोग आगे देखते हैं। तो ये है PWP सिंचाई। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर जो है ना नलकूपों से भी बड़ी मात्रा में सिंचाई होती है। भारत में माला नहर यंत्र को प्रस्तावित किया था। तो ये किया था दिनसा जे दस्तूर ने। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है।
लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता है, यह है 40,000 क्यूसेक। फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता है तो यह है 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना है तो यह है केरल में। सारन सिंचाई नहर निकलती है तो ये निकलती है गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो यह है हड़ीके बैरेज। हड़ीके बैराज यानी इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? व्यास और सतलज के संगम पर है। राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? ये सतलज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलज नदी पर हड़ीके बैराज बांध से इसका उद्गम है। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये उपयोग करती है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो यह है गंगा नहर, सबसे पुरानी है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। ये करवाया था 1927 में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, नरौड़ा में है ये। हरियाली एक नई योजना है, बंजर भूमि के विकास के लिए ये योजना है। अब देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं को। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, गुजरात को सर्वाधिक लाभ मिलता है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ये बाण सागर जो है ना ये नर्मदा नदी पर नहीं है, बाकी बड़गी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर ये सब जो है नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था? उस समय ये काफ़ी पेपर में रहा था तो इंदिरा सागर के कारण ये जलमग्न हो गया था। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ये नर्मदा से संबद्ध है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल। हीराकुड बांध किस राज्य में है? देखिए हीराकुड है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ये है शिव समुद्रम। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। कावेरी नदी के बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबद्ध है? ये है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पौंडीचेरी से। लेकिन इसमें खास करके दो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है तो ये कावेरी नदी से है दोनों।
नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है, तो वह है कृष्णा। नागार्जुन सागर स्थित है, यह है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। हीराकुड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये है महानदी पर। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है, तो यह है हीराकुड। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यह है गांधी सागर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया है। भगीरथी नदी पर है ये। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये हैं बड़ाकर नदी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1948 में ही हो गई थी, है ना। जवाहरलाल नेहरू को याद करिए, तो उन्होंने इसको जो है ना इन सबों को देख के ही बोला था कि बांध जो होंगे ना ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बहुत आगे की सोच थी जवाहरलाल नेहरू की। हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? ये चुक्का बांध है, ठीक है ना। चुक्का बांध है ना, भूटान और भारत ने बनाई है मिलकर के। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है? तो यह है तेलुगु गंगा परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्ण जी मिट्टी खाया करते थे, है ना। इस तरह से हमने इसको याद किया था। कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, ये है सिंद्रापोंग। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिंद्रापोंग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, ये की गई थी दार्जिलिंग में। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये है रामगंगा पर। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? ये है होशंगाबाद में है तवा परियोजना, होशंगाबाद। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध है व्यास पर बनाया हुआ। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, कोठारी नदी पर है मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तुलबुल परियोजना का संबंध है, झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना का संबंध। बगलिहार पनविद्युत परियोजना स्थित है, यह है जम्मू और कश्मीर में है बगलिहार। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? यह है उत्तराखंड में।
महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? तो यह है नेपाल के मध्य। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? यह है गुजरात में। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता तीस्ता सिक्किम में है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? यह है चिनाब पर। अब कृषि से संबंधित बातों को देखते हैं। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? देखिए 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसान इसको बहुत आराम से जान जाते हैं, मॉइस्चर मीटर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। फिर भी किसानों से पैक्स के जरिए ज़बरदस्ती मॉइस्चर मीटर खरीदवा दिए जाते हैं। खैर ये एक तरह का घोटाला है, हम लोग अपने सेट पे ध्यान देंगे फिलहाल तो। निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? तो सिक्किम में, ठीक है ना। सिक्किम को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है हमारे यहाँ। प्रकृति पर अधिक निर्भरता है। उत्पादकता का निम्न स्तर है। फसल की विविधता है, लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ये सहकारी कृषि नहीं है इसका कारण। और खास करके चौधरी चरण सिंह तो सहकारी कृषि के बिल्कुल विरुद्ध ही थे। भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? यह है राजस्थान में, लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं है। बहुत बड़े बड़े खेत हैं राजस्थान में, लेकिन चूंकि पानी की कमी है तो खेती उस हिसाब से नहीं हो पाती है। भारत में कृषि को समझा जाता है बस जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। निर्यात वगैरह में के बारे में लोग नहीं सोच पाते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। दक्षिणी भारत में उच्चतम कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? ये पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश। भाई काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और बारिश भी ठीक ठाक होती है, तो ज़मीन का जो पानी आराम से भर जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो यह है पंजाब। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। कई बार जो है ना मैक्सिको वगैरह लिखा हुआ आता है इनके नाम के आगे कि मैक्सिकन थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने वहाँ प्रयोग किए थे। ये दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 60 के दशक में। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। देखिए जैसे नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व स्तर पे, उसी तरह भारतीय स्तर पे हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये राष्ट्रपति क्यों नहीं इनको बनाया गया, ये मेरे समझ से बाहर है। मिसाइल मैन तो बन गए राष्ट्रपति, इनको ही बनाना चाहिए था राष्ट्रपति। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? तो ये था गेहूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है?
गेहूं के उत्पादन में की है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था? ये था मैक्सिकन गेहूं। गुलाबी क्रांति संबंधित है, ये प्याज से संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मसूर खरीफ की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? भिंडी रबी की फसल नहीं है। बाकी गाजर, मटर, मूली ये सब रबी फसल में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? देखिए चना जो है ना, ये खरीफ फसल नहीं है। बाकी धान, मक्का और ज्वार ये सब गर्मी में बोते हैं ना, ये सब जो है खरीफ फसल है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा ये जरूरी है। और कुछ समय जो है ना एकदम गहरा ठंड पड़ना जरूरी है, एकदम शीतलहर जैसा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो ये गेहूं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी है? कपास, गन्ना, केला ये नकदी फसल है। निम्न में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, यह है उत्तर प्रदेश। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और चना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो यह है रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है, गेहूं की एक किस्म है कल्याण सोना। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, ये है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? यह है सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए चना नहीं है। अरहर, मक्का और धान ये तीनों ही खरीफ की फसल है। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो यह है चावल। चावल प्रमुख खाद्यान्न है भारत में। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो यह है चावल। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम है, देखिए यह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? देखिए ज्वाला कोई चावल की किस्म नहीं है। बाकी हंसा, जया, पद्मा ये सब चावल की किस्म है। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो ये सब धान की है, अभी अभी हमने इसको देखा ही है। तो ये सब किसकी है? ये सब धान की है। अमन धान उगाया जाता है, नवंबर दिसंबर में अमन धान उगाया जाता है।
पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। ये सुगंधित किस्म है धान की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? यह है नीलहरित शैवाल। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं। ये हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? यह है मूंग एवं उड़द। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो यह है गुजरात सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो यह है उज्जैन और शाजापुर। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? यह है कपास। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त होते हैं बीज से। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? भाई यह है गन्ना का। गन्ना में भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्रम में सही अनुक्रम है। देखिए यहीं दिख गया, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में और फिर तमिलनाडु में। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। तो ये है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? यह है उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला है उत्तर प्रदेश। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है। ये समय लेती है 18 माह। काफ़ी लंबा समय ले लेती है ये। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? देखिए सूरजमुखी। सूरजमुखी तिलहनी है। बाकी मसूर जो है वो तो सब जानते हैं दलहनी है। पीत क्रांति संबंधित है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ये है मूंगफली। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। ये मूंगफली में है। ये भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है गुजरात। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? ये सरसों का प्रमुख उत्पादक है। इन ऑप्शंस में से देखें तो चना, कपास और गेहूं तो नहीं, सरसों ज़्यादा होता है राजस्थान में। वरुणा प्रजाति है। तो देखिए सरसों की प्रजाति है वरुणा। जिप्सम
को अधिक मात्रा आवश्यक होती है? जिप्सम की होना चाहिए ना, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की उन्नत है कौशल। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये है मध्य प्रदेश। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है तो ये है दालें। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट आवश्यक है। अरहर का जन्म स्थान है तो यह है भारतवर्ष। अरहर का जन्म स्थान क्या है? तो वह है भारतवर्ष। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? यह है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा रेशम पैदा करता है कर्नाटक। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। ये आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से इसको प्राप्त होता है। मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो ये होती है असम में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? ये की जाती है कर्नाटक में। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो चाय से। चाय के एक्सपोर्ट से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देखिए, अगर बिहार में तंबाकू को अगर बाहर भेजा जाए तो यहाँ से भी बहुत अच्छी इनकम की जा सकती है। और देखिए, मैं बाहर था, क्यूबन सिगार मैं एक बार पी रहा था। हाँ, कभी कभी मैं सिगार और सिगरेट मैंने पी है, अभी तो मैंने टोटल उसको छोड़ दिया। तो मैंने जब क्यूबन सिगार को लिया था हाथों में, तो मैंने देखा कि पूरी एक तंबाकू की पत्ती की सिगार बना रखी है और सिगार की कीमत जो है ना 2008 में वो 300 रुपये के करीब करीब थी। यानी एक तंबाकू की पत्ती की कीमत जो है, और एक तंबाकू की पत्ती जो हमारे यहाँ होती है बिहार में, उससे मुझे लगता है 4 या 5 सिगार बनाई जा सकती है। तो एक तंबाकू की पत्ती से 300 गुने 5 यानी कि 1500 रुपये की कमाई जो है 2008 में वो क्यूबा वाले कर रहे थे। और अगर वो पूरे एक तंबाकू की बात करें तो कितने की कमाई हो जाएगी? मुझे लगता है कि लगभग 2000 की कमाई एक तंबाकू के पेड़ से की जाएगी। तो अभी अभी एक किसान है जो तंबाकू उपजाते हैं हमारे पास, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उपसरपंच भी है हमारे साइड के। तो वो तंबाकू के 8-9 कट्ठा से वो 50 से 60 हज़ार रुपये कमाते हैं। लेकिन वही, और बहुत मेहनत करते हैं भाई, इतनी शीतलहर में भी वो अपने खेतों में डटे हुए हैं। तो वही अगर बात करें बाहर की, अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी करने की, और हम अपने यहाँ अगर सिगार को मैन्युफैक्चर करें और उसको विदेश में भेजें, तो हमारे किसान को जो है ना, मतलब समझिए एक कट्ठा में ही लगभग 30 से 40 हज़ार की बचत हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। खैर, मैं तंबाकू को बढ़ावा देने की बात नहीं करता, एक कॉमन सी बात मैंने बताई है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि सर आप काम की बात नहीं बताते। तो देखिए क्या है ना कि ये जो क्लास है आप इसको रिवीजन करिए, और जो लास्ट का टाइम बचता है ना उसमें मैं और एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया करूँगा। बाकी के लिए बस मस्त रहिए, पढ़ते रहिए,